दोस्तों आज आप सुनने जा रहे हैं ऑल टाइम फेवरेट क्लासिक नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर हिंदी में। ये नॉवल प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन की एक बहुत ही क्लासिक और उम्दा रचना है। इसके छोटे मोटे हिस्से या इसकी एक दो कहानियां तो आपको फिर भी अक्सर किताबों में, मैगजीन्स में या यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, लेकिन पूरा नॉवल एक साथ यूट्यूब पर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये एक एडवेंचर प्रिय लड़के की कहानी है। वो एकदम छोटा बच्चा भी नहीं है और अभी टीनेज तक भी नहीं पहुंचा है। उसके दिमाग में हर टाइम तरह तरह की खुराफातें जन्म लेती रहती हैं। अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अक्लमंद और समझदार भी है वो। उसकी लाइफ के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी हमें एक एवरेज अमेरिकन लड़के की लाइफ से तो रूबरू कराती ही है, साथ ही इंसानी मन की गहरी भावनाओं से भी हमारा परिचय कराती है। टॉम एक अनाथ बच्चा है जो अपनी आंटी पॉली और सौतेले भाई सिड के साथ रहता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी कहानी और मजा लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के इस अनमोल रत्न का। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, अध्याय 1। टॉम, ए टॉम। कोई जवाब नहीं। आखिर हो क्या गया है इस लड़के को? टॉम! बूढ़ी पॉली आंटी ने अपना चश्मा नाक पर नीचे गिराकर उसके ऊपर से कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर उन्होंने चश्मे को माथे पर चढ़ाकर चारों तरफ देखा। चश्मे के अंदर से शायद ही कभी उन्होंने देखने की कोशिश की हो। और सच तो ये है कि ये चश्मा आंख की कमजोरी के कारण नहीं बल्कि फैशन के लिए लिया गया था। थोड़ी देर तक आंटी उलझन में पड़ी रहीं। फिर अपनी आवाज को इतना तेज बनाकर बोली ताकि कम से कम कमरे में रखे फर्नीचर उनकी बात सुन सकें। आज अगर मैंने तुझे पकड़ लिया ना लड़के, तो फिर तू देखना। जब किसी भी फर्नीचर की तरफ से उनकी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने झुककर बिस्तर के नीचे झाड़ू पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इस काम से वो बिस्तर के नीचे से एक बिल्ली के अलावा और कुछ नहीं निकाल सकी। ओफो, ऐसा बदमाश लड़का तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है। फिर दरवाजे पर जाकर उन्होंने बाग में फैले टमाटर के पौधों और जिम्सन के पेड़ों के बीच में भी देखा, लेकिन टॉम का कहीं भी अता पता नहीं था। इसीलिए अपनी आवाज को और ज्यादा ऊंचा करके वो चिल्लाई, ओ टॉम! तभी उनके पीछे हल्की सी आवाज हुई और उन्होंने तुरंत मुड़कर धर दबोचा भागते हुए टॉम को। टॉम भाग नहीं पाया। अच्छा, मुझे इस अलमारी का तो ध्यान में ही नहीं आया था। इसमें घुसकर क्या कर रहा था तू? अरे कुछ भी तो नहीं आंटी। कुछ नहीं? जरा अपने हाथों और मुंह को तो देख। ये क्या चुपड़ रखा है तूने हाथ मुंह पर? मुझे कुछ नहीं पता आंटी। लेकिन मुझे सब पता है बदमाश लड़के। ये जैम है ना? सैकड़ों बार कह चुकी हूं तुझसे कि जैम को हाथ मत लगाया कर, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। ला, वो कोड़ा दे मुझे। और अगले ही पल कोड़ा हवा में नाच उठा। टॉम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अरे बाप रे, जरा अपने पीछे तो देखो आंटी। आंटी तेजी से घूमी और खतरे से बचने के लिए अपने स्कर्ट को झाड़ने लगी। बस टॉम के लिए इतना मौका काफी था। वो पलक झपकते ही वहां से उड़नछू हो गया। चार दीवारी को एक ही छलांग में पार कर अब वो वहां से पूरी तरह से गायब हो चुका था। एक पल के लिए पॉली आंटी हैरानी में पड़ी खड़ी रह गई। फिर एक स्नेह भरी हंसी उनके मुख से फूट पड़ी। कितना बदमाश है ये लड़का! पता नहीं क्यों मैं कभी कुछ समझ ही नहीं पाती। पता नहीं कितनी बार इसने इसी तरह के चकमे दिए हैं मुझे, लेकिन मैं हूं कि अभी तक इसकी चालाकियों को समझ नहीं पाई हूं। लेकिन करूं भी तो क्या? ये चकमा देने के इतने सारे तरीके तो जानता है। एक बार जो तरीका इस्तेमाल कर लेता है उसे दूसरी बार इस्तेमाल में नहीं लाता। फिर कोई कैसे जाने भला कि कब कौन सी चालाकी करने जा रहा है ये बदमाश। मैं जानती हूँ कि इस बच्चे के प्रति अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन नहीं कर पा रही हूँ मैं। किताबों में लिखा है कि डंडे को दूर रखने का मतलब है बच्चों को बिगाड़ देना, लेकिन वो बेचारा मेरी स्वर्गीय बहन का बेटा है और मैं अपने दिल को इतना कठोर कैसे बनाऊं कि उसकी पिटाई करने लगूं। जब मैं उसे मनमानी करने देती हूँ तो मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती है, और जब कभी उसे मार देती हूँ तो मेरा दिल दुख से भर उठता है। ओह, औरत का जीवन कितना परेशानियों से भरा होता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो आज पूरी दोपहर हॉकी खेलेगा और मैं उस बदमाश को सजा देने के लिए कल दिन भर उसे काम में लगाकर सोच लूंगी कि मेरा फर्ज पूरा हो गया। शनिवार के दिन उससे काम करवाना मेरी कठोरता हो सकती है, क्योंकि सारे बच्चे शनिवार को छुट्टी मनाते हैं। लेकिन क्या करूं, मुझे उसके प्रति अपने कर्तव्य निभाना तो पड़ेगा ही ना। अगर ऐसा नहीं करूंगी तो लड़का बिगड़कर बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल।
और टॉम सचमुच उस दिन पूरी दोपहर हॉकी खेलता रहा। घर लौटने के बाद जब वो खाना खा रहा था और बीच बीच में मौका पाने पर चीनी चुरा चुरा कर फांकता भी जा रहा था, तभी पॉली आंटी ने उससे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो उसे कुछ इस तरह से उलझा देना चाहती थी कि वो खुद ही अपनी दिन भर की सारी शैतानियों को उनके आगे बयान कर दे। दूसरे सरल हृदय लोगों की तरह पॉली आंटी भी समझती थी कि उनके जैसा कूटनीतिज्ञ शायद ही दुनिया में कोई और होगा, और यही सोचकर वो टॉम को अपने सवालों के जाल में फंसाने की कोशिश भी करती थी। लेकिन टॉम भी एक नंबर का घाघ था। पॉली आंटी की हर चाल का आभास वो जैसे पहले से ही पा लेता था और फिर बड़ी ही सफाई से उनके जाल से बच निकलता था। आज भी मौसी के सवालों का बहुत ही संभल संभल कर उत्तर दिया उसने और उनकी हर चाल से कतराकर बचने की कोशिश करता रहा। अंत में आंटी ने अपनी समझ से सबसे टेढ़ा सवाल किया, अच्छा टॉम, आज खेल में तेरी कमीज का कॉलर भी नहीं फटा। मैंने कल ही तो इसको सिया था, जरा अपनी जैकेट खोलकर तो दिखाइयो। ये सवाल सुनकर टॉम के चेहरे पर जो रही सही परेशानी बची थी वो भी गायब हो गई। उसने फटाफट अपनी जैकेट का बटन खोलकर कॉलर आंटी को दिखा दिया। वो ज्यों का त्यों सिला हुआ था। हार कर आंटी ने कहा, देख टॉम, मुझे ना अच्छी तरह से पता है कि तू आज दिन भर हॉकी खेला है और नदी में तैरा है, लेकिन फिर भी आज मैं तुझे छोड़ रही हूँ। लेकिन आगे के लिए याद रखना, ऐसी हरकतें करेगा ना तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तभी टॉम का छोटा भाई सेड बोल पड़ा, लेकिन आंटी, तुमने तो इसका कॉलर सफेद धागे से सिला था ना, लेकिन अभी तो इसका कॉलर काले धागे से सिला हुआ दिख रहा है। अरे हाँ, मैंने तो सफेद धागे से ही सिला था। क्यों रे टॉम, क्या है ये? लेकिन टॉम ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो कमरे के बाहर चला गया और जाते जाते इशारे से सिड को बाद में उसकी पिटाई करने की धमकी भी देता गया। एक सेफ जगह पर पहुंचकर उसने अपनी जैकेट में भीतर की तरफ खोसी 2 बड़ी सुइयों को ध्यान से देखा। एक सुई में सफेद डोरा पड़ा हुआ था और दूसरी में काला। उसके मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, अगर ये सिड बीच में नहीं टपकता तो आंटी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला था। धागे के रंग की तरफ उनका ध्यान ही कहाँ गया था। अब मुश्किल तो ये है कि आंटी कभी मेरे कपड़े काले धागे से सिल देती हैं और कभी सफेद से, और मैं भी गधा हूं जो इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन सिड के बच्चे को तो मैं मजा चखाए बिना मानूंगा नहीं। 2 ही मिनट बाद वो ये सारे झगड़े को भूल चुका था। इसलिए नहीं कि उसकी परेशानियां किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानियों से कम बोझिल थी, बल्कि इसलिए कि उसका ध्यान अब एक नई चीज में लग गया था, जिसके आगे बाकी सब चीजें भूल जाना स्वाभाविक था। अभी अभी उसने एक नए तरीके से सीटी बजाना सीखा था और एकांत में वो अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लेना चाहता था। इसीलिए सीटी बजाता हुआ वो घर से निकल पड़ा। गर्मी की शामें थोड़ी लंबी होती हैं, इसलिए अभी अंधेरा नहीं हुआ था। अचानक टॉम ने सीटी बजाना बंद कर दिया। उसके सामने एक अनजान लड़का खड़ा था, उससे थोड़ा लंबा और काफी बढ़िया कपड़े पहने हुए। दोनों एक दूसरे से कुछ बोले तो नहीं, लेकिन एक दूसरे को बुरी तरह घूरते हुए दोनों गोलाई में घूमते रहे और फिर उनमें तू मैं शुरू हो गई, जो पहले बढ़कर हाथापाई में बदली और फिर उठापटक में। उस दिन काफी रात बीते वो घर लौटा। जब वो बड़ी ही सावधानी से खिड़की पर चढ़ा तो उसने आंटी को अपने ही घात में बैठे हुए पाया, और आंटी ने जब लड़ाई झगड़े के कारण उसके बुरी तरह से फटे हुए कपड़ों को देखा तो शनिवार की छुट्टी को पूरी तरह से सजा में बदल देने का उनका इरादा दृढ़ निश्चय में बदल गया। अध्याय 2। ये शनिवार की एक गर्म सुबह थी। हर किसी के दिल में गीतों की धुनें गूंज रही थी और नौजवान दिलों का संगीत तो उमड़ उमड़ कर होठों में छलका ही पड़ रहा था। ऐसे माहौल में टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और कूंची लिए हुए घर से निकलकर 4 दीवारी को ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर घोर उदासी और निराशा छाई हुई थी। 4 दीवारी की ये दीवार 30 गज लंबी और 9 फुट ऊंची थी। इस वक्त उसे ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी में कोई भी रस बचा ही ना हो, जैसे जिंदगी एक भारी बोझ बन गई हो। एक ठंडी आह भरकर उसने कूची को सफेदी में डुबोकर 4 दीवारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चलाया। कई बार कूची चलाने के बाद टॉम निराश होकर एक पेड़ की निचली डाल पर जा बैठा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए गुनगुनाता हुआ बाहर निकला। टाउन पंप से पानी लाने से टॉम को हमेशा से नफरत थी, लेकिन इस समय ये काम उसे नफरत के लायक नहीं लगा। कम से कम पंप पर जाकर कुछ लड़के लड़कियों का साथ तो उसे मिल ही सकता था,
जो पानी पीने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए वहां हंसते खेलते और बातें करते रहते थे। टॉम ने खुशामद भरे स्वर में कहा, ए जिम सुन, अगर तू मेरी जगह पुताई कर दे तो ला, तेरा पानी मैं भरकर ला देता हूँ। जिम ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं मास्टर टॉम, बिल्कुल नहीं। आंटी ने मुझे हुक्म दिया है कि सीधे पंप पर जाकर पानी लेकर आऊं। उन्होंने कहा है कि उनको पूरा शक है कि आप मुझसे पुताई करने को कहेंगे, और इसीलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं सीधे सीधे अपना काम करूं और बीच में कहीं रुकूं तक नहीं। मेरे प्यारे जिम, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा इसका ख्याल क्यों करते हो तुम? वो तो हमेशा ही ऐसे ही भक्ति झकती रहती हैं। तुम लाओ बाल्टी मुझे दो, मैं 1 मिनट में पानी भरकर ला देता हूँ। आंटी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी नहीं मास्टर टॉम, आंटी को पता चल गया तो वो बुरी तरह से मेरी कुटम्मस कर देंगी। अरे जा जा, आंटी भला कभी किसी को मारती हैं जो तुझे मारेंगी? वो धमकियां तो बड़ी भयानक भयानक देती हैं, लेकिन धमकियों से आज तक किसी को चोट लगी है क्या? मेरी बात सुन जिम, मैं तुझे कांच की गोलियां दूंगा बदले में, मान लेना मेरी बात। ये बात सुनकर जिम का मन डोलने लगा, और जब टॉम ने उसे अपने अंगूठे का घाव दिखाने का लालच दिया तब तो जिम अपने इस लालच का संवरण कर ही नहीं सका। बाल्टी जमीन पर रखकर उसने कूची हाथ में ले ली, लेकिन दूसरे ही पल जिम हाथ में बाल्टी लेकर तेजी से भागा और टॉम भी घबराकर कूची उठाकर पुताई में लग गया। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि सामने पॉली आंटी खड़ी थी। उनके वहां आने से पैदा हुए असर को देखकर विजय के उल्लास से भरी वो हाथ में स्लीपर लिए हुए मैदान से घर की तरफ चल दी। टॉम बड़े ही उदास भाव से पेंट करने में लगा रहा। तभी बेन रॉजर्स सेब खाता हुआ और स्टीमर चलाने की नकल करता हुआ उछलता कूदता आता दिखाई दिया। टॉम के निकट आकर उसने स्टीमर के कैप्टन की हैसियत से स्टीमर को रोकने का ऑर्डर दिया और फिर स्टीमर रुकने जैसी आवाज मुंह से निकालता हुआ रुक गया। टॉम पहले की तरह ही अपना काम करने में लगा रहा। उसने बेन की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। बेन ने एक पल उसे देखा, फिर मजाक उड़ाने वाले स्वर में बोला, ओहो, तो जनाब काम में लगे हुए हैं। टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक कलाकार जैसी नजरों से अभी अभी पुती हुई जगह को देखा, फिर कूची को बड़ा ही मजा लेते हुए चारदीवारी पर हल्के से चलाया और फिर से उस जगह का निरीक्षण करने लगा जहां उसने अभी अभी पेंट किया था। वो बेन को इस तरह से जाहिर कर रहा था मानो चारदीवारी को पेंट करना इस दुनिया का सबसे मजेदार काम हो। बेन उसकी बगल में खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। बेन के हाथ के सेब को देखकर टॉम के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी लापरवाही दिखाता हुआ अपने काम पर ही ध्यान लगाए रहा। बेन ने फिर से कहा, क्या बात है दोस्त, तुमको आज भी छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ रहा है? हाँ, अरे बेन, ये तुम हो? ओह, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था तुम्हारी तरफ। बेन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैं तो भाई आज तैरने जा रहा हूँ। तुम्हारी भी इच्छा हो रही होगी ना चलने की, लेकिन तुम्हें तो काम करना है तो तुम कैसे जाओगे? अच्छा, चलता हूँ। टॉम थोड़ी देर विचारों में खोया खड़ा रहा, फिर बोला, तुम इसे काम कहते हो बेन? हो सकता है ये काम ही हो, लेकिन मैं तो बस इतना जानता हूँ कि टॉम सॉयर को यानी मुझे इसमें इतना मजा आ रहा है जितना दुनिया के किसी खेल में नहीं आ सकता। तुम्हारे कहने का मतलब ये है टॉम कि तुम्हें ये काम पसंद है? बेन ने बड़ी ही हैरानी से पूछा। टॉम ने उसी टोन में उत्तर दिया, पसंद है? अरे भाई, ना पसंद होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी बच्चे को रोज रोज ऐसा मौका मिलता है भला? बगीचे की पूरी चारदीवारी को पेंट करने का काम, ये तो बड़ी ही किस्मत से मिलता है भाई। और वो उसी तरह से कूची चलाता रहा और अपने काम को निहारता रहा। 2 पल बाद ही सारा नक्शा जैसे बदल चुका था। बेन ने अपने सेब को कुतरना बंद कर दिया और बड़े ही ध्यान से टॉम को निहारने लगा। टॉम ने 2-4 बार कूची इधर उधर चलाई, फिर पीछे हटकर उसका निरीक्षण किया, फिर आगे बढ़कर फिर से 1-2 जगह कूची चलाई, फिर पीछे हटकर बड़े ही प्यार से उसे देखने लगा। टॉम के इस काम में बेन की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, यार टॉम, थोड़ी सी पुताई मुझे भी करने देना। टॉम ने एक पल के लिए सोचा, फिर ऐसा लगा जैसे वो बेन की बात मानने जा रहा है, लेकिन अचानक उसने अपना इरादा बदल दिया। नहीं नहीं बेन, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। मेरी आंटी का कहना है कि इस चारदीवारी की पुताई बहुत ही उम्दा होनी चाहिए।
क्योंकि ये घर के सामने सड़क की तरफ वाली चारदीवारी है ना, इसलिए। अगर पीछे वाली होती तो शायद मैं तुझे करने देता, और आंटी भी इस बात पर ध्यान नहीं देती अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती तो। लेकिन ये सामने की चारदीवारी है बेन, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ 1000-2000 लड़कों में से शायद ही कोई एक ऐसा होता हो जो सामने वाली चारदीवारी की बढ़िया वाली पुताई कर सके। अच्छा ऐसी बात है टॉम, मैं अच्छी पुताई करके दिखाऊंगा तुमको। प्लीज थोड़ी सी कर लेने दो ना मुझे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट जरूर मान लेता टॉम। अरे मैं भी तुम्हारी बात मानना चाहता हूँ बेन, लेकिन पॉली आंटी का क्या करूं। अब देखो ना, जिम भी ये काम करना चाहता था, लेकिन आंटी ने उसे साफ मना कर दिया। सिड ने भी बहुत कहा, लेकिन उन्होंने उसे भी इजाजत नहीं दी। अब तुम ही सोचो मैं कैसी उलझन में फंसा हूं। अगर मैं तुम्हें ये काम करने को दे दूं और कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर मैं आंटी को क्या मुंह दिखाऊंगा भला। देखो टॉम, मैं ना बहुत ही अच्छा काम करूंगा, बहुत ही ध्यान से करूंगा। प्लीज थोड़ी सी करने दो ना यार। अच्छा सुनो, मैं अपने सेब में से थोड़ा सा सेब भी तुम्हें दे दूंगा, प्लीज दे दो ना। नहीं नहीं बेन, मुझे डर लगता है। टॉम, मैं तुमको पूरा सेब देता हूँ, प्लीज। बड़े ही अनमने भाव से टॉम ने कूची बेन को दे दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन खुशी से बल्लियों उछल रहा था। अगले ही पल वो महान कलाकार एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया और सेब खाते हुए मन ही मन दूसरे भोले भाले लड़कों को मूंढने की योजना तैयार करने लगा। एक एक करके लड़के आते गए और टॉम के इसी जाल में फंसते गए। वे आते टॉम को चिढ़ाने की गरज से, लेकिन फंस जाते पुताई करने के काम में। जब तक बेन को थकान महसूस होने लगी, तब तक टॉम ने बिली फिशर को एक पतंग के बदले में पुताई करने की इजाजत दे दी थी, और उसके थक जाने के बाद जॉनी मिलर को एक मरा हुआ चूहा देने के बदले में पुताई करने का नायाब मौका मिल गया था। उस मरे हुए चूहे की पूंछ में एक डोरी बंधी हुई थी ताकि उसे नचाया जा सके। घंटे पर घंटे बीतते गए और टॉम के पास तरह तरह की चीजों का अंबार लगता गया। सुबह का गरीब टॉम इस समय तक अच्छा खासा मालदार बन चुका था। चौक के टुकड़े, कांच की गोलियां, पटाखे, कुत्ते का पट्टा, चाकू का हैंडल, नीली टूटी हुई शीशी का टुकड़ा, ऐसी ही बहुत सारी बहुमूल्य चीजों का ढेर लग गया था उसके चारों तरफ। वो सारे लड़कों के साथ हंसते बातें करते हुए मौज से बैठा रहा और चारदीवारी पर पुताई की 3 कोटिंग पूरी भी हो गई। इस समय तक सफेदी का ये काम अगर खत्म ना हो गया होता तो शायद वो गांव के हर लड़के को दिवालिया बना चुका होता। इस वक्त टॉम मन ही मन सोच रहा था कि ये संसार वास्तव में उतना निस्सार नहीं है जितना अब तक वो समझता था। अनजाने में ही उसने इंसान के मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया था कि काम वही होता है जिसे इंसान को बिना रुचि के जबरदस्ती करना पड़ता है। उसके अलावा तो बाकी सब मौज ही मौज है। काम पूरा हो जाने के बाद टॉम पॉली आंटी के पास विजय से झूमता हुआ गया और बोला, अब तो मैं खेलने जा सकता हूँ ना आंटी? अरे अभी से? पहले ये तो बता, कितनी पुताई कर दी है तूने? पूरी चारदीवारी हो चुकी है आंटी। तू कितना झूठ बोलता है रे टॉम। अब तो ना तेरी ये बदमाशियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। मेरी प्यारी आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चारदीवारी वाकई पेंट हो चुकी है। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो। टॉम की ऐसी बातों पर यकीन करना आंटी ने कभी नहीं सीखा था। वो खुद अपनी आंखों से देखने गईं और फिर आश्चर्य से आंखें फाड़े देखती ही रह गईं। फिर बड़े ही स्नेह भरे स्वर में बोली, हाय राम, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तू इतनी जल्दी इतनी अच्छी पुताई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर तू चाहे तो काम भी कर सकता है टॉम। लेकिन काम करने का मन तो ना तेरा बहुत मुश्किल से ही कभी कभी ही होता है। चल अच्छा जा, अब खेल कूदा। बहुत मेहनत कर ली तूने। और हाँ, टाइम से लौटना याद रखना। अगर टाइम से वापस नहीं आया तो कुटाई करूंगी तेरी। आंटी टॉम से इतना खुश हो गई थी कि उन्होंने उसे अलमारी के पास ले जाकर एक बढ़िया सा सेब छांटकर उसके हाथ में रख दिया। सेब को दांतों से कुतरते हुए टॉम घर से निकल पड़ा। जेफ थैकर के मकान के पास से गुजरते हुए अचानक वो रुक गया। उसके बगीचे में एक नई लड़की खड़ी उसे नजर आई। बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल। उसकी नीली आंखों, सुनहरे बालों की लंबी लंबी चोटियों, सफेद फ्रॉक और बड़े ही सुंदर डिजाइन वाली स्कर्ट ने मिलजुल कर जैसे टॉम को विमोहित ही कर दिया। एक ही मिनट में एमी लॉरेंस उसके दिल की परतों में से निकलकर पुरानी यादों के कोहरे में खो गई। कभी उसे लगता था कि वो एमी से प्यार करता है,
महीनों उसका मन जीतने के लिए उसने बड़ी कोशिशें की थी और अभी हफ्ते पहले ही उसने स्वीकार किया था कि वो भी टॉम को प्यार करती है और उस वक्त उसे लगा था कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा खुशनसीब लड़का है। लेकिन अभी एक पल में ही एमी उसके ध्यान से ऐसे निकल गई जैसे वो उसे कभी जानता ही ना हो। वो बहुत देर तक इस नई लड़की को सराहना भरी नजरों से देखता रहा। तभी अचानक लड़की की नजर उसके ऊपर पड़ी और टॉम ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगा जैसे उसे उसकी मौजूदगी के बारे में कोई जानकारी ही ना हो। उसकी तारीफ का पात्र बनने की कोशिश में वो तरह तरह की बेवकूफी भरी हरकतें करने लगा। तभी उसने कनखियों से देखा वो लड़की धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। टॉम चारदीवारी के पास जाकर टेक लगाकर खड़ा हो गया और उदास नजरों से धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ते कदमों को देखता रहा। वो उम्मीद कर रहा था कि लड़की कुछ देर और रुक जाएगी, लेकिन वो आगे बढ़ती ही गई। एक पल के लिए वो सीढ़ियों पर रुकी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ड्योढ़ी पर उसके पैर रखते ही टॉम के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। लेकिन तभी एकाएक सिर घुमाकर लड़की ने टॉम को एक नजर देखा और टॉम के चेहरे पर फिर से उल्लास की रेखाएं उभर आईं। खाने के समय टॉम इतना खुश नजर आ रहा था कि आंटी भी सोचने लगी कि आज आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। सिड को मुंह चढ़ाने के लिए उसे डांट भी पड़ी, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मौसी की आंखों में धूल झोंक कर चीनी चुराने की कोशिश में उसे उंगलियों पर मार भी खानी पड़ी, लेकिन फिर भी उसके उल्लास में कहीं कोई कमी नहीं थी। रात को 9:30-10 बजे के करीब टॉम फिर से उस पार्क का चक्कर काटने लगा जहां वो अपरिचित हसीना रहती थी। वो फिर से खिड़की के नीचे जा लेटा। वो कल्पना कर रहा था कि इसी तरह लेटे लेटे वो मौत की गहरी नींद में सो जाएगा और सुबह उठकर जब वो लड़की उसे इस तरह पड़ा देखेगी तो कितनी दुखी होगी। लेकिन क्या उसके निर्जीव शरीर पर लड़की की आंखों से 2-4 आंसू ढुलक पाएंगे? क्या उसे मरा हुआ देखकर उसके मन में भी आहों का उफान आ पाएगा? जब वो ये सोच रहा था तभी खिड़की खुली और एक नौकरानी ने ढेर सारा पानी एक झटके से बाहर फेंक दिया। बेचारे शहीद का सारा शरीर उस गंदे पानी से तरबतर हो गया। फिर वो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ और अंधेरे में गायब हो गया। अध्याय 3। टॉम, उसकी बहन मैरी और सिड जब संडे स्कूल की तरफ चले तो टॉम के चेहरे पर घनी उदासी छाई हुई थी। उसे संडे स्कूल से बहुत ही नफरत थी, लेकिन हर संडे को उसे वहां जाने के लिए मजबूर किया जाता था। हाँ, सिड और मैरी को जरूर संडे स्कूल जाने में बहुत खुशी होती थी। स्कूल पहुंचकर टॉम दरवाजे पर ही रुक गया। मैरी सिड को साथ लेकर अंदर चली गई। टॉम ने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हुए अपने एक साथी से पूछा, ए बिल, तुम्हारे पास येलो टिकट है क्या? हाँ है। तो कितने में दोगे मुझे? टॉम ने पूछा। ये बताओ कि तुम दोगे क्या टॉम? मुलेटी का एक टुकड़ा और मछली फंसाने का एक कांटा। पहले माल दिखाओ, फिर बताऊंगा। टॉम ने अपना माल उसके सामने रख दिया। दोनों ही चीजें संतोषजनक थीं, इसीलिए चीजों की अदला बदली तुरंत हो गई। इसके बाद उसने थोड़े सफेद पत्थरों के बदले 3 लाल टिकट खरीदे और कुछ दूसरी छोटी चीजों के बदले नीले टिकट ले लिया। 15 मिनट तक वो टिकटें खरीदते हुए वहीं खड़ा रहा। फिर वो चर्च के भीतर घुसा। अपनी सीट पर पहुंचने के बाद जो पहला लड़का उसे नजर आया उसने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। तुरंत ही एक प्रौढ़ गंभीर अध्यापक ने बीच बचाव करके उस झगड़े को शांत कराया। वो अभी मुड़े ही थे कि अगली बेंच पर बैठे एक लड़के के बाल खींच लिए टॉम ने। वो लड़का तेजी से मुड़ा, लेकिन उस समय तक टॉम अपनी नजरें किताब के पन्नों पर गड़ा चुका था। उसके मुंह फेरते ही उसने एक दूसरे लड़के को पिन चुभो दी, जिसके लिए वो बस उफ करके रह गया और इसके लिए उसे टीचर की डांट भी खानी पड़ी। टॉम की पूरी क्लास ही अजीब गड़बड़ झाला थी। बाइबल के पद सुनाने के लिए बच्चों को बुलाया जाता था, लेकिन किसी को एक पद भी याद नहीं होता था। दूसरे लड़के फुसफुसाकर उसे पद की लाइनें बताते जाते और इसी तरह लड़के पूरा पद सुना देते और इनाम में एक नीला टिकट प्राप्त कर लेते। 10 नीले टिकटों के बराबर होता था एक लाल टिकट और 10 लाल टिकट होते थे एक पीले टिकट के बराबर। 10 पीले टिकटों के बदले में सुपरिटेंडेंट एक जल्द वाली बाइबल इनाम में दिया करते थे, जिसका मूल्य उस समय भी 40 सेंट होता था। मैरी अब तक 2 बाइबल इनाम में पा चुकी थी और एक जर्मन बच्चा तो 4-5 बार ये इनाम पा चुका था। बाइबल के पदों के पाठ के बाद मिस्टर वॉल्टर्स का प्रवचन शुरू हो गया। उनके प्रवचन के बीच बराबर फुसफुसाहटें होती रहीं और उस टाइम तो ये फुसफुसाहटें अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं
जब जेफ थैकर के साथ एक अधेड़ व्यक्ति ने चर्च में प्रवेश किया। उस आदमी के साथ उसकी पत्नी और लड़की भी थी, जिसे देखकर टॉम के मन में गुदगुदी सी होने लगी। उसके पूरे दिलो दिमाग में एक अजीब सी खुशी छा गई और वो उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की अजीब हरकतें करने लगा। मिस्टर वॉल्टर्स ने अपना भाषण समाप्त करने के बाद उन नए आए लोगों का परिचय दिया। वो थे जज थैकर, जो मिस्टर जेफ थैकर के ही भाई थे। वो कॉन्स्टेंटिनोपल से आए थे। ये सुनकर लोगों पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा कि वे सज्जन काफी दुनिया घूम चुके थे और बहुत कुछ देख सुन चुके थे। मिस्टर वॉल्टर्स बहुत ही खुश थे। कमी सिर्फ यही रह गई थी कि बाइबल का इनाम देने का मौका हाथ लगता नहीं दिख रहा था। वो अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के पास घूम घूम कर उनसे पूछ रहे थे। कुछ के पास 2 पीले टिकट थे तो किसी के पास 4 थे। पूरे 10 टिकट किसी के भी पास नहीं थे। मिस्टर वॉल्टर्स की सारी उम्मीदों पर बस पानी फिरने ही वाला था कि तभी टॉम सॉयर उठकर खड़ा हो गया। उसने 9 पीले टिकट, 9 लाल टिकट और 10 नीले टिकट निकालकर सामने रख दिए और बाइबल का इनाम मांगा। मिस्टर वॉल्टर्स पर तो जैसे वज्र ही गिर गया। पिछले 10 सालों से उन्होंने टॉम से कभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। टॉम को मंच पर ले जाया गया, जहां जज थैकर और कई दूसरे गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। मंच के ऊपर से इस महान समाचार की घोषणा की गई। सारे स्कूल के लड़के टॉम को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे और उन लोगों के दिल का हाल तो बस पूछिए ही मत, जिन्होंने टॉम को उन चीजों के बदले में अपने टिकट दिए थे जिनको उसने पुताई करने के बदले गांव के लड़कों से वसूला था। वो सब के सब जैसे कांटों पर लौट रहे थे, लेकिन फिलहाल अपने आप को कोस कर रह जाने के अलावा बेचारे और कुछ नहीं कर सकते थे। टॉम को बड़ी ही शान के साथ इनाम दिया गया। फिर जज महाशय से उसका परिचय कराया गया, लेकिन टॉम की जुबान तो जैसे तालू में चिपक कर रह गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तो इसलिए कि वो एक महान व्यक्ति के सामने खड़ा था, और दूसरा इसलिए कि वो उस अपरिचित लड़की, उसकी नई महबूबा के पिता थे। जज महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसकी तारीफ में कुछ शब्द कहे और फिर उसका नाम पूछा, लेकिन टॉम की जबान लड़खड़ा गई। किसी तरह से वो बोला, टॉम टॉम हाँ हाँ वो तो ठीक है बेटे, लेकिन इसके आगे भी तो कुछ होगा। अपना पूरा नाम बताओ। सर टॉम सॉयर। बिल्कुल ठीक, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम। जज साहब ने फिर टॉम की तारीफ में काफी कुछ कहा और उससे 1-2 सवाल और पूछे, लेकिन टॉम किसी का भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। मिस्टर वॉल्टर्स का दिल धुक धुक कर रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि टॉम के लिए आसान से आसान प्रश्न का जवाब देना भी बहुत मुश्किल साबित होगा। इसके साथ ही वो इस बात पर भी खींच रहे थे कि ये नए नए आए जज साहब बाकी सारे बच्चों को छोड़कर आखिर टॉम से ही बार बार सवाल क्यों कर रहे थे। आखिरकार राम राम करके बड़ी मुश्किल से ये सिलसिला खत्म हुआ और मिस्टर वॉल्टर्स ने चैन की सांस ली। अध्याय 4। सोमवार की सुबह टॉम को हमेशा ही बड़ी मुसीबत भरी प्रतीत होती थी, क्योंकि उस दिन से फिर से स्कूल आने जाने का झंझट शुरू हो जाता था। आज का दिन भी उसे वैसा ही लग रहा था। उसने पहले तो बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल जाने से जान छुड़ाने की कोशिश की। जब इस कोशिश में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने दांत के दर्द का बहाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि आंटी ने उसका एक दांत ही उखाड़ डाला। उसने बहुत मना किया, बहुत हाथ पैर जोड़े, कई बार कहा कि अरे उसके दांत में कोई दर्द वर्द नहीं है, वो तो बहाना बना रहा था, लेकिन आंटी थी कि उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी। आखिरकार उस उखड़े दांत को लेकर वो गांव के बच्चों को उसे दिखाता हुआ स्कूल की तरफ चल पड़ा। दांतों की ऊपर वाली लाइन में इस तरह से बन गई खाली जगह के कारण वो जैसे एक नुमाइश की चीज बन गया था। सारे बच्चे बड़ी ही दिलचस्पी से उसके इन अजीब से दांतों को देखते और फिर ईर्ष्या से जल उठते। घूमते घूमते टॉम हकलबेरी फिन के पास जा पहुंचा, जो एक भयानक शराबी का बेटा था और गांव की हर माँ की घृणा का पात्र था। लेकिन गांव के जो सारे बच्चे थे, उनके लिए हकलबेरी का जीवन और उसका रहन सहन एक आदर्श के समान था। हर टाइम आजादी से, मुक्त भाव से कहीं भी उसके घूम फिर सकने और अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी कर सकने की आजादी होने के कारण बच्चों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी। टॉम को भी सख्त हिदायत थी कि वो हकलबेरी से दूर रहा करे, और इसीलिए
जब भी उसे मौका मिलता था वो हकलबेरी के पास जाकर उसके साथ जरूर खेलता था। टॉम की उससे बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। काफी देर तक एक मरी हुई बिल्ली के बारे में बातचीत करने के बाद दोनों ने रात के समय एक दूसरे से मिलने का वादा किया और फिर टॉम स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल के अहाते में पहुंचकर वो तेजी से चलने लगा ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि वो बीच बीच में घूमता फिरता मस्ती करता हुआ आया है। क्लास शुरू हो चुकी थी, इसलिए क्लास में घुसकर अपना हैट एक खूंटी पर टांग कर वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मास्टर साहब अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे और बच्चे अपनी किताबें पढ़ रहे थे। टॉम के क्लास में घुसते ही मास्टर साहब जाग पड़े और बोले, टॉम सॉयर। जी मास्टर साहब। यहाँ आओ और ये बताओ कि हमेशा की तरह तुम आज फिर देर से क्यों आए हो। टॉम झूठ का सहारा लेने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सुनहरे बालों की लहराती चोटियों के ऊपर पड़ गई, जिनको उसकी नजरों ने तुरंत पहचान लिया। लड़कियों की तरफ उसी की बगल में एक सीट खाली बची थी। टॉम ने सब कुछ देखा और जैसे उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, मैं हक्कलबेरी फिन से बातें करने के लिए रुक गया था मास्टर साहब। उसके पास क्यों गए थे तुम? जी मैं हक्कलबेरी फिन से बातें करने के लिए गया था। टॉम ने फिर से अपनी बात दोहरा दी। मास्टर साहब टॉम की जैकेट उतरवाकर उसे तब तक बेंते मारते रहे जब तक कि वो थक नहीं गए। फिर उन्होंने आदेश दिया, जाओ लड़कियों के बीच में जाकर बैठ जाओ और आगे के लिए थोड़ा सावधान रहना। टॉम उसी लड़की की बगल में जाकर बैठ गया। लड़की अपना सिर झटक कर थोड़ा सा खिसक गई। थोड़ी ही देर में सारी क्लास पढ़ाई में लग गई, सिर्फ एक टॉम को छोड़कर। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस लड़की में था। वो कनखियों से रह रहकर उसे देखने लगा। लड़की ने जब ये देखा तो उसे मुंह चढ़ाया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ देर के बाद जब लड़की ने वापस मुड़कर टॉम की तरफ देखा तो पाया कि उसके सामने एक आड़ू रखा हुआ था। उसने उसे टॉम की तरफ खिसका दिया। टॉम ने तुरंत ही उसे फिर से लड़की की तरफ कर दिया। लड़की ने इस बार भी आड़ू को पीछे खिसका दिया, लेकिन इस बार उसकी हरकत में उतनी कठोरता नहीं थी। टॉम ने तुरंत उसे फिर से लड़की के सामने रख दिया। इस बार उसने उसे वहीं का वहीं पड़ा रहने दिया। टॉम ने अपनी स्लेट पर लिखकर लड़की को दिखाया, इसे ले लो ना, मेरे पास और हैं। लड़की ने उसके लिखे शब्दों को पढ़ तो लिया, लेकिन जरा भी हिली डुली तक नहीं। अब टॉम बाएं हाथ से अपनी स्लेट छिपाकर उसके ऊपर कुछ बनाने लगा। एक पल तो लड़की ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फिर उसकी उत्सुकता जाग गई और वो टॉम की स्लेट को देखने की कोशिश करने लगी। टॉम उसके ऊपर ध्यान दिए बिना अपने काम में लगा रहा। अंत में लड़की को हार माननी ही पड़ी। उसने संकोच भरे स्वर में फुसफुसाकर कहा, मुझे भी देखने दो ना। टॉम ने अपने हाथ हटाकर एक मकान की तस्वीर उसे दिखा दी। लड़की की दिलचस्पी उस तस्वीर में धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो पुरानी सारी बातें भूल गई। एक पल उसे देखकर बोली, ये तो बड़ी अच्छी बनी है, एक आदमी भी बनाओ ना। महान कलाकार ने मकान के सामने एक आदमी को भी खड़ा कर दिया जो देखने में दानव जैसा लग रहा था, लेकिन लड़की को इतने से ही संतोष हो गया। वो बोली, कितना सुंदर आदमी बनाया है तुमने, अब मुझे आते हुए दिखाओ। टॉम ने जैसे तैसे एक लड़की की आकृति भी बना डाली और उसकी फैली हुई उंगलियों में एक पंखा भी पकड़ा दिया। लड़की खुश होकर बोली, वाह कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है तुमने, काश मैं भी ऐसी तस्वीरें बना सकती। टॉम फुसफुसाया, ये तो बहुत ही आसान है, मैं तुमको भी सिखा दूंगा। सच? मुझे भी सिखा दोगे? कब? दोपहर में। तुम खाना खाने घर जाती हो क्या? अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुकी रहूंगी। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेकी थैकर है। और तुम्हारा? अरे हाँ, तुम्हारा नाम तो मैं जानती हूँ, टॉम सॉयर है ना तुम्हारा नाम? देखो बेकी, इस नाम से तो मुझे तब पुकारा जाता है जब मुझे मार पड़नी होती है। जब मैं भले लड़कों की तरह काम करता हूँ तो सब मुझे टॉम कहते हैं। तुम भी मुझे टॉम ही कहना, कहोगी ना? हाँ। अब टॉम अपनी स्लेट पर फिर से कुछ लिखने लगा। इन शब्दों को वो उस लड़की से छिपाए हुए था, लेकिन इस बार तो उसके पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं था। वो स्लेट पर लिखे शब्दों को दिखाने के लिए टॉम की खुशामद करने लगी और टॉम झूठे नखरे करने लगा। अच्छा ये बताओ, तुम किसी से कहोगी तो नहीं? प्रॉमिस करो, जब तक तुम जिंदा रहोगी किसी से नहीं कहोगी। नहीं नहीं, मैं किसी से कभी कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज अब तो दिखा दो। नहीं बेकी, मुझे नहीं लगता कि तुम ये देखना पसंद करोगी।
अब तो बेकी ने स्लेट देखने के लिए टॉम से हाथापाई भी शुरू कर दी। टॉम धीरे धीरे बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक एक शब्द से हाथ हटाता गया और अंत में बेकी की आंखों के सामने ये शब्द चमक उठे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेकी का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसके चेहरे पर खुशी की रेखाएं उभर आईं। उसने टॉम के हाथ पर हल्की सी प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा, कितने नॉटी हो तुम। और ठीक उसी वक्त टॉम को ऐसा लगा जैसे उसके कान को पकड़कर उसे ऊपर उठाया जा रहा है। ये थे उसके मास्टर साहब। उन्होंने उसे कान पकड़े हुए ही ले जाकर उसकी पहले वाली सीट पर बैठा दिया और फिर अपनी कुर्सी की तरफ चले गए। क्लास का शोरगुल शांत होने पर टॉम ने किताब में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। किसी तरह जब क्लास खत्म हुई तो टॉम ने बाकी लड़के लड़कियों से पीछा छुड़ाया और बेकी के पास जा बैठा। इस वक्त वो जैसे हवा में उड़ रहा था। उसने पूछा, सुनो, तुमको चूहे पसंद हैं? छी, मुझे चूहों से नफरत है। हाँ, मुझे भी है, लेकिन जिंदा चूहों से। मेरा मतलब था मरे हुए चूहों को डोरी से बांधकर नचाने में बड़ा मजा आता है। मैं उसके बारे में पूछ रहा था। नहीं नहीं, मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो च्युइंगम पसंद है। हाँ, च्युइंगम तो मुझे भी पसंद है बेकी। काश इस समय मेरे पास होती। तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास है। मैं तुम्हें उसे चूसने के लिए दे दूंगी, लेकिन थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। ओके? बात तय हो गई और दोनों बारी बारी से च्युइंगम चूसते रहे। टॉम ने सवाल किया, तुम कभी सर्कस देखने गई हो बेकी? हाँ, और मेरे पापा मुझे फिर से लेकर जाने वाले हैं। मैंने भी 3-4 बार सर्कस देखा है। मैं तो बड़ा होने पर सर्कस का जोकर बनूंगा। ओह सच में टॉम, तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ बेकी, और पता है उन लोगों को पैसे भी बहुत सारे मिलते हैं, $1 हर रोज। अच्छा एक बात बताओ बेकी, तुम्हारी कभी सगाई हुई है? सगाई? वो क्या होता है? अरे वही, शादी के लिए जो होती है, शादी से पहले सगाई। नहीं टॉम, मेरी तो सगाई नहीं हुई। क्या तुम सगाई करोगी? लेकिन मैं तो जानती ही नहीं कि सगाई कैसे होती है। अरे उसमें क्या रखा है, लड़की जो होती है ना, वो लड़के से कहती है कि वो उसके अलावा और किसी से कभी शादी नहीं करेगी। बस हो गई सगाई, और क्या। क्या सभी लोग ऐसा ही करते हैं टॉम? हाँ हाँ बेकी, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो सब ऐसा ही करते हैं। तुम्हें याद है मैंने स्लेट पर क्या लिखा था? हाँ मुझे याद है। तो बताओ क्या लिखा था? मैं नहीं बताऊंगी। तो मैं बताऊं? हाँ, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। नहीं, अभी। अच्छा अभी नहीं, कल। अरे बेकी मान भी जाओ ना, मैं बस तुम्हारे कान में धीरे से कहूंगा। बेकी चुपचाप सकुचाई हुई बैठी रही। टॉम ने उसकी चुप्पी को उसकी हाँ मानकर उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया और उसके कान के एकदम नजदीक अपना मुंह ले जाकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेकी, अब तुम भी मुझसे इसी तरह कहो। बेकी ने पहले तो इनकार किया, फिर बोली, अच्छा तुम ना अपना मुंह उधर कर लो ताकि तुम मुझे देख ना सको, तब कहूंगी मैं। लेकिन देखो टॉम, किसी से कहना नहीं, पक्का नहीं बोलोगे ना? अरे हाँ हाँ, मैं कभी किसी को नहीं कहूंगा बेकी। और फिर उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। बेकी ने सांसें रोककर किसी तरह से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर वो उछलकर भागने लगी। टॉम उसके पीछे पीछे डेस्कों के चारों तरफ दौड़ता रहा। अंत में बेकी एक कोने में जा खड़ी हुई। उसने अपनी सफेद फ्रॉक उठाकर उसमें अपना मुंह छिपा लिया। टॉम ने उसके कंधों को पकड़कर कहा, अब सब काम ठीक हो गया। बस अब इसके बाद तुम मेरे अलावा और किसी से ना तो प्यार करोगी और ना ही मेरे अलावा और किसी से शादी करोगी, समझ गई? हाँ टॉम, मैं तुम्हारे अलावा किसी को कभी प्यार नहीं करूंगी, और तुम भी मुझे छोड़कर किसी और से शादी मत करना। हाँ बिल्कुल ठीक है बेकी, और अब से स्कूल आते जाते टाइम तुम हमेशा मेरे ही साथ रहना बेकी, समझ गई? हाँ समझ गई। ये तो बड़ा ही अच्छा काम है टॉम, मैंने ऐसी मजेदार चीज के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। अरे अभी तो तुम देखना बेकी, इसमें कितना मजा आता है। जब मैं और एमी लॉरेंस, इतना कहते ही टॉम को अपनी गलती का आभास हो गया और वो एक बड़ी ही भारी उलझन में पड़ गया। बेकी को समझने में एक पल भी नहीं लगा। वो रुआंसे स्वर में बोली,
तो इसका मतलब ये है टॉम कि मैं पहली लड़की नहीं हूं जिससे तुमने सगाई की है। और ऐसा कहकर बेकी बुरी तरह से रोने लगी। टॉम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे बहुत कहा कि अब एमी लॉरेंस से उसका कोई संबंध नहीं है और वो बेकी के अलावा और किसी को नहीं चाहता। लेकिन बेकी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसकी सिसकियां हर पल बढ़ती ही जा रही थीं। टॉम ने उसे अपनी सबसे कीमती चीज पीतल का मुट्ठा भी देने की कोशिश की, लेकिन बेकी ने हाथ मारकर उसे गिरा दिया। टॉम चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। अब बेकी के मन में शंका पैदा होने लगी। वो दौड़कर दरवाजे पर गई। टॉम कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर वो खेल के मैदान पर गई, लेकिन टॉम वहां भी नहीं था। वो हैरान सी चिल्ला उठी, टॉम, लौट आओ टॉम। फिर वो ध्यान से कान लगाकर सुनती रही, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। और फिर वो नीचे बैठकर हाथों में अपना मुंह छिपाकर जोर जोर से रो पड़ी। अध्याय 5। टॉम दिन भर हैरान परेशान घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी चैन नहीं मिला। रात में जब वो हमेशा की तरह सिड के साथ सोने के लिए बिस्तर पर गया, उस समय भी उसका मन बड़ा ही बेचैन था। लेकिन अपने वादे के अनुसार उसी समय हकलबेरी अपनी मरी हुई सी बिल्ली को लेकर वहां आ पहुंचा और उसकी म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनते ही टॉम चुपके से घर से भाग निकला। थोड़ी ही देर में दोनों कब्रिस्तान में जा पहुंचे। वहां पर जगह जगह पर उगी घास फूस के बीच दोनों चलने लगे। दोनों एकदम चुप थे और अगर कभी कुछ बोलना भी होता था तो बस फुसफुसाकर ही बोल रहे थे। उनके दिलो दिमाग को अंधकार और सन्नाटे ने जैसे दबोच लिया था और अंदर ही अंदर वो डर से कांप भी रहे थे। एक जगह पर दोनों बैठ गए। मरी हुई आत्माओं के आने का इंतजार करते हुए वो थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। फिर टॉम ने ही बातों का सिलसिला शुरू किया। मरी हुई आत्माएं उनके दिमाग पर इस तरह छाई हुई थीं कि बातें भी उन्हीं के बारे में शुरू हो गईं। अचानक टॉम ने हकलबेरी की बाह को जोर से दबाकर कहा, वो सुनो, सुन रहे हो? ये कैसी आवाज है टॉम? और दोनों सांसें रोके हुए एक दूसरे से चिपट गए। वो देखो, फिर से आवाज हुई। सुना नहीं तुमने? मैंने अरे सुनो सुनो, फिर से वही आवाज आ रही है। हे ईश्वर, टॉम, ये आवाजें तो इधर ही आ रही हैं। अब हम लोग क्या करें? अरे डरो मत हकल, मेरे ख्याल से मरी हुई आत्माएं शायद हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देंगी। हम लोग उनका कोई नुकसान तो कर नहीं रहे हैं ना। अगर हम लोग बिल्कुल स्थिर पड़े रहें तो शायद वो हमारी तरफ ध्यान ना दें और चुपचाप चली जाएं। कोशिश करता हूँ टॉम, लेकिन मेरा तो सारा शरीर कांप रहा है। श्श, ध्यान से सुनो। और दोनों सांस रोककर सुनने लगे। टॉम फिर से फुसफुसाया, अरे वो देखो, वो क्या है? आग है, जरूर भूतों ने जलाई होगी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है टॉम। और फिर कुछ अस्पष्ट सी आकृतियां अंधेरे का पर्दा चीरकर उनकी आंखों के सामने आ गईं। उनमें से एक के हाथ में एक पुराने जमाने की लालटेन थी, जिसको वो बुरी तरह से हिलाता हुआ चल रहा था। लालटेन पर पड़ रहे हर झटके के साथ छोटी बड़ी लौ जैसे नाच नाच जा रही थी। ये तो पक्का भूत है टॉम, और 3-3 भूत एक साथ आ गए हैं। हम तो मारे गए अब तो। सुनो टॉम, तुम्हें ईश्वर की कोई प्रार्थना याद है क्या? अच्छा ठीक है, मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम ऐसे डरो मत हकल। ये मरी हुई आत्माएं हमें पक्का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अरे ओहो, ये क्या है? अचानक हकलबेरी फिन ने कहा। टॉम ने भी चौंक कर पूछा, क्या बात है हकल? टॉम, ये भूत नहीं है, इंसान है। सारे नहीं तो कम से कम एक भूत तो जरूर इंसान है। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये आवाज अपने मफ पॉटर की है। क्या वाकई हकल? टॉम ने हैरानी से पूछा। हाँ हाँ, मैं दावे से कह सकता हूँ। अच्छा, अब ज्यादा हिलो डुलो मत, वो हम लोगों को देख नहीं पाएगा। हमेशा की तरह वो इस समय भी नशे में धुत है। अच्छी बात है हकल, मैं शांत पड़ा रहता हूँ। ओ हक्कल, मैं इनमें से एक और को पहचानता हूँ। ये तो इंजन जॉय की आवाज है। तुम्हारा मतलब वो हत्यारा टॉम? लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब तक वो तीनों उस कब्र के एकदम निकट पहुंच गए थे जहां टॉम और हकलबेरी छिपे हुए थे, इसलिए मजबूर होकर उन्हें अपनी फुसफुसाहटों वाली बात भी बंद कर देनी पड़ी। उनमें से तीसरे आदमी ने कहा, ये रही वो कब्र। और फिर उसने अपनी लालटेन को ऊपर उठा दिया, जिसकी मध्यम रोशनी में जो चेहरा टॉम और हकलबेरी को नजर आया वो था नौजवान डॉक्टर रॉबिन्सन का। पॉटर और इंजन जॉय एक ठेला लिए हुए थे,
जिसके ऊपर उन्होंने रस्सी और 2 फावड़े रखे हुए थे। ये सारा सामान जमीन पर पटक कर उन दोनों ने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कब्र के सिरहाने लालटेन रख दी और एक पेड़ की टेक लगाकर बैठ गया। वो दोनों लड़कों के इतना नजदीक आ गया था कि वो हाथ आगे बढ़ाकर आसानी से उसे छू सकते थे। डॉक्टर ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, तुम लोग थोड़ा फुर्ती से काम करो, चांद किसी भी पल निकलने ही वाला है। वो दोनों थोड़ा गुर्राए लेकिन कब्र की खुदाई में जुटे रहे। उस समय फावड़ा चलने के सिवाय और किसी तरह की आवाज नहीं हो रही थी। अंत में फावड़ा ताबूत से टकराया और दूसरे ही पल उन दोनों ने उसे निकालकर बाहर रख दिया। फावड़े से ही ताबूत के ढक्कन को खोलकर उन्होंने लाश को बाहर निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। ठेला एकदम तैयार था और उसके ऊपर लाश को रखकर उन्होंने उस पर कंबल डाल दिया। फिर लाश को अच्छी तरह रस्सी से ठेले से बांध दिया। पॉटर ने अपनी जेब से चाकू निकालकर ठेले से लटक रही रस्सी को काट दिया और फिर डॉक्टर की तरफ मुड़कर बोला, ये लो, तुम्हारी ये जहन्नुमी चीज तैयार है। अब $5 और निकालो, वरना हम लोग इसे यहीं छोड़कर चलते हैं। डॉक्टर ने गुस्से से कहा, अब ये क्या बात हुई भला? तुम लोगों ने तो अपनी मजदूरी पहले ही मांग ली थी और मैंने दे भी दी थी। इस बार इंजन जॉय गुर्राकर बोला, जी नहीं, तुमने तो इससे भी ज्यादा कुछ किया है मेरे साथ। 5 साल पहले जब मैं कुछ खाने के लिए मांगने गया था तो तुमने मुझे अपने बाप की रसोई में से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और उस टाइम मैंने कसम खाई थी कि चाहे 100 साल लग जाएं, लेकिन मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। तुम्हारे बाप ने मुझे आवारा बताकर जेल भिजवा दिया था। तुमको क्या लगता है मैं वो सारी बातें भूल गया हूं? तुम क्या समझते हो कि इंजुन की नसों में खून नहीं पानी बहता है? आज बड़े मौके से मिले हो बच्चू। अपना हिसाब चुकाने का मेरे पास अच्छा मौका है ये, और वो मैं चुका कर रहूंगा। बोलने के साथ साथ वो घूंसे तान कर डॉक्टर को धमकियां भी दे रहा था। तभी अचानक डॉक्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उस गुंडे को जमीन पर गिरा दिया। पॉटर हाथ से चाकू दिखाकर बोला, मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना। और अगले ही पल वो डॉक्टर से भिड़ गया। अब वो दोनों बुरी तरह से लड़ रहे थे और घास फूस पर लोटपोट हो रहे थे। कभी डॉक्टर ऊपर आ जाता तो कभी पॉटर। अब तक इंजन जॉय भी उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में खून तैर रहा था। उसने झुककर पॉटर का चाकू उठा लिया और डॉक्टर की तरफ दबे पांव बढ़ने लगा। एकाएक डॉक्टर ने अपने आप को छुड़ा लिया। उसने लपक कर विलियम की कब्र के हेडबोर्ड को उठा लिया और पॉटर के सिर पर दे मारा। पॉटर जमीन पर गिर पड़ा। तभी इंजन जॉय ने लपक कर डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया और चाकू डॉक्टर के सीने के पार हो गया। डॉक्टर पॉटर के ऊपर लुढ़क गया। पॉटर का शरीर खून से लथपथ हो गया। ठीक उसी वक्त चांद फिर से बादलों में जाकर छिप गया और टॉम और हकलबेरी अंधेरे में ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। जब बादलों का पर्दा चांद के ऊपर से हटा, उस समय इंजन जॉय विचारों में डूबा खड़ा हुआ था। डॉक्टर के शरीर में 1-2 बार हरकत हुई और फिर वो निर्जीव हो गया। इंजन बड़बड़ाया, चलो इससे तो हिसाब चुकता हो गया। फिर उसने डॉक्टर की सारी जेबों की तलाशी ली और जो कुछ मिला वो हथिया लिया। फिर चाकू को डॉक्टर के सीने से निकालकर पॉटर के खुले हुए दाहिने हाथ में पकड़ा दिया। इसी तरह कई मिनट बीत गए। अब पॉटर के शरीर में हरकत होने लगी थी और वो कराहने लगा था। चाकू के ऊपर उसकी मुट्ठी कस गई थी। उसने ऊपर उठकर देखा और डर से कांपते हुए दूसरे ही पल चाकू को छोड़ दिया। तेजी से उठते हुए उसने डॉक्टर की लाश को एक तरफ ढकेल दिया। वो उसे भय और आश्चर्य से ताक रहा था। तभी उसकी नजरें इंजन जॉय की नजरों से मिली। उसने कहा, ये सब क्या है जॉय? जॉय ने बड़े ही आराम से कहा, बहुत ही बुरी बात है ये पॉटर। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देखो पॉटर, इस तरह बातें बनाकर तुम बच नहीं पाओगे। पॉटर कांपने लगा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, मैंने तो समझा था कि शराब पीकर मेरी बुद्धि नष्ट नहीं होगी, लेकिन आखिरकार वही हो गया जो होना था। पता नहीं मैंने आज की रात शराब क्यों पी ली थी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है और मुझे कुछ भी याद भी नहीं है। मुझे सच सच बताओ जॉय, क्या ये भयानक काम मेरे ही हाथों हुआ है? लेकिन मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था। बताओ ना जॉय, ऐसा कैसे हो गया? ओह, कितनी कम उम्र थी इस आदमी की अभी। तुम दोनों एक दूसरे से गुंथे हुए थे पॉटर। इसने अचानक ये हेडबोर्ड उठाकर तुम्हारे सिर पर दे मारा और तुम जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर में तुम फिर से उठ बैठे और उससे गुंथ गए। तभी अचानक तुम्हारे हाथ में चाकू आ गया और तुमने इसके सीने के पार कर दिया। हे भगवान, मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
अगर मुझसे वाकई ये गंदा काम हुआ है तो इसी कारण से मैं अभी की अभी मर जाऊं। और पॉटर इसी तरह से अपने आप को कोसता रहा। उसे पूरी तरह से ये यकीन हो गया कि डॉक्टर की हत्या उसी के हाथों हुई थी और वो इंजुन जॉय की खुशामद करने लगा कि वो इस बारे में किसी से कुछ न कहे। इंजुन ने उससे वादा किया कि वो पॉटर को धोखा नहीं देगा और कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ टॉम और हकेलबेरी अपनी पूरी ताकत से भागते हुए तब तक दौड़ते रहे जब तक गांव नहीं पहुंच गए। फिर उन दोनों ने सोचा कि अगर डॉक्टर रॉबिन्सन की मृत्यु हो गई तो इंजुन को निश्चय ही फांसी हो जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि रहस्य का भंडाफोड़ कौन करेगा। क्या ये काम उन दोनों को करना चाहिए? लेकिन हकेल ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई और इंजुन छूट गया तो वो उन दोनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और यही डर टॉम को भी था। सो उन दोनों ने एक प्रतिज्ञा की, सिर्फ जबानी ही नहीं, खून से लिखकर भी, कि वो कभी इस घटना के बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं कहेंगे। दूसरे दिन दोपहर होते होते पूरे गांव में उस हत्या की खबर बिजली की सी तेजी से फैल गई। घटनास्थल पर थोड़ी ही देर में भीड़ जमा हो गई। सभी लोग डॉक्टर रॉबिन्सन की मौत पर दुख प्रकट कर रहे थे। टॉम और हकलबेरी भी वहां मौजूद थे। तभी अचानक उनकी नजर इंजुन जॉय पर पड़ी और उनके शरीर सिर से पैर तक कांप उठे। मामले की जांच करने के लिए शेरिफ भी आए हुए थे। अचानक पॉटर आता दिखाई दिया और भीड़ चिल्ला उठी, यही है हत्यारा, यही है। पॉटर ने उल्टे पांव भागने की कोशिश की लेकिन भाग नहीं सका। शेरिफ ने उसे पकड़ लिया। वो जोर जोर से रोने लगा और सिसकियों के बीच उसने कहा, ये भयंकर काम मैंने नहीं किया दोस्तों, मैंने नहीं किया। मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने इसे नहीं मारा। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन तुम्हारे ऊपर दोष लगाया ही किसने है? पॉटर ने बड़ी ही दयनीय नजरों से ऊपर देखा। ये बात कहने वाला था इंजुन जॉय। उसके मुंह से अपने आप ही जैसे निकल गया, तुमने तो वादा किया था जॉय कि तुम कभी किसी से कुछ। शेरिफ ने उसकी बात काटते हुए उससे सवाल किया, क्या ये तुम्हारा ही चाकू है? अगर लोगों ने उसे पकड़कर जमीन पर बिठाना दिया होता तो शायद पॉटर गिर पड़ता। वो कहने लगा, पता नहीं मेरे मन में जाने किसने कहा कि अगर मैं यहाँ आकर। और फिर वो कांपने लगा और अपनी बात को पूरा भी नहीं कर पाया। अपने कमजोर हाथों को अजीब ढंग से हिलाते हुए वो बोल उठा, जॉय बता दो, इन लोगों को सब कुछ बता दो। अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं है। इंजुन ने अपने ढंग से रात की घटना को सबके सामने बयान कर दिया, जिसके अनुसार पॉटर ने ही डॉक्टर रॉबिन्सन की हत्या की थी। इसके बाद शपथ दिलाकर उससे एक बार फिर से बयान लिया गया। टॉम और हकलबेरी दोनों को जैसे काट मार गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर का दूसरा और आखिरी भाग।